अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद उमर रंजा। एक और लेक्चर बायोलॉजिकल मेथड के साथ। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड? अ साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जाता है उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, दिस इज़ द प्रॉब्लम अबाउट लाइफ, दिस इज़ द प्रॉब्लम अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि एक डिज़ीज़ है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। डिज़ीज़, बहुत सारी डिज़ीज़ होती हैं, कोई भी डिज़ीज़ जो है वो चूँकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होती है तो उसको एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जाता है उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। जो सबसे पहला स्टेप है उसको ऑब्ज़र्वेशंस कहा जाता है। सबसे पहले मुशाहिदात किए जाते हैं, ऑब्ज़र्वेशंस की जाती हैं किसी भी साइंटिफिक मेथड के। पहला जो स्टेप है वो ऑब्ज़र्वेशंस, मुशाहिदात। मुशाहिदात क्या होते हैं? हवासे खमसा की मदद से शवाहिद का जायज़ा लेना मुशाहिदात करना कहलाता है। मुश्किल उर्दू है, चले इंग्लिश में हम देखते हैं। ऑब्ज़र्वेशंस मीन्स to collect information, to collect facts, to collect facts about a biological problem by using five senses. By using five senses, collect information, collect facts is called as observation। बल्कि हम यूँ कहेंगे to collect facts about nature by using five senses is called as ऑब्ज़र्वेशंस। फाइव सेंसेस यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से हैं। जैसे हमारे देखने की हिस्सा है, इसको कहते हैं विजन। इसी तरीके से हमारी सुनने की हिस्सा है, इसको कहते हैं हेयरिंग। हमारी सूंघने की जो हिस्सा है इसको कहते हैं स्मेल। और फिर चखने की टेस्ट। और आप नोट करें सबसे ज़्यादा हमारे सेंसेस हमारे हेड रीजन पर हैं। और इसके अलावा टच हेड पर भी होता है, बॉडी के बाकी पार्ट्स के ऊपर भी होता है। तो ये फाइव सेंसेस है। बाय यूजिंग फाइव सेंसेस कलेक्ट फैक्ट्स अबाउट नेचर इज़ कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस दो तरह की होती हैं। एक होती हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और एक होती हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। मयारी मुशाहिदात और मिकदारी मुशाहिदात, उर्दू में हम इन्हें कहेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। नाम से जाहिर है क्या मतलब है इन ऑब्जर्वेशंस का। क्वालिटेटिव में क्वालिटी होगी, जबकि क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी की बात होगी। क्वालिटी और क्वांटिटी की बात होगी। अब चूँकि ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में क्वांटिटी की बात है, डिजिट्स की बात है, नंबर्स की बात है, फिगर्स की बात है। इसमें फिगर्स होंगे, इसमें नंबर्स होंगे, इसमें डिजिट्स होंगे। सो ये ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, ये ज़्यादा रिलायबल होंगे, ये ज़्यादा करेक्ट होंगे। और इनको बनाते हुए फाइव सेंसेस के साथ साथ बाज़-औक़ात एड के तौर पर मुख्तलिफ टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप है, यूज़ ऑफ टेलीस्कोप है और बहुत सारे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हुए डिफरेंट जो टूल्स हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम हाइट को मेजर करने के लिए मीटर रॉड या फुट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में डिजिट्स नहीं होते हैं, इनमें नंबर्स नहीं होते, इनमें फिगर्स नहीं होते, ये लेस एक्यूरेट होती हैं, ये लेस रिलायबल होती हैं, ये लेस करेक्ट होती हैं। और इनमें नो यूज़ ऑफ टूल्स भी होता है, टूल्स का इस्तेमाल भी नहीं होता। तो साइंटिफिक मेथड में, बायोलॉजिकल मेथड में ये वाली लेस इम्पॉर्टेंट है और ये वाली मोर इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशंस बन गई। ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर हाइपोथेसिस बनाया जाता है। दूसरा जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर ही हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? हमने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस की। मलेरिया से मुतल्लिक बड़ी मशहूर डॉक्टर A.F. किंग के वो ऑब्जर्वेशंस
कि जी कमरों में सोने से मलेरिया नहीं होता है, मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट लगा के सोने से मलेरिया नहीं होता, धुआं लगा लें, स्मोक के करीब सोएं तो उससे मलेरिया नहीं होता। इससे हमें क्या समझ आता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो व्हाट इज़ दैट विल बी कॉल्ड एज एन हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये एक हाइपोथेसिस कहलाएगा। ये दरअसल एक स्टेटमेंट है जिसको हम कहेंगे टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ऑब्जर्वेशंस की ये तहकीक तलब वजाहत है। इसके ऊपर तहकीक की जा सकती है। मच्छर से कटवा लें, चेक कर लें क्या मलेरिया होता है कि नहीं। तो व्हाट इज़ एन हाइपोथेसिस, हम कहेंगे टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, तहकीक तलब वजाहत ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज़ कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को फार्मूलेट कैसे करना है, हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, इसके लिए मुख्तलिफ वेज़ हैं। दो वेज़ जो बड़े फेमस हाइपोथेसिस बनाने के वो हैं डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। जो डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग है, ये दो वेज़ हैं फार्मूलेट करने के हाइपोथेसिस। हम देखते हैं वन बाय वन दोनों को, बल्कि हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और डिडक्टिव रीजनिंग। लफ्ज़ डिड्यूस का मतलब होता है टू कंक्लूड, नतीजा अखज़ करना। डिडक्टिव रीजनिंग, ये लफ्ज़ डिड्यूस का मतलब होता है नतीजा अखज़ करना। टू कंक्लूड यानी हमारे पास एक जो है वो हम इसमें मूव करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, हमारे पास कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उन जनरल ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर हम एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल बना लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सो पैरट इज़ अ बर्ड या स्पैरो इज़ अ बर्ड, चिड़िया भी एक परिंदा है, इट विल आल्सो हैव विंग्स, इसके भी पर होंगे। यानी हमने जनरल एक बात की और फिर स्पेसिफिक की तरफ आए। इसमें इफ़ देन जो है लॉजिक का इस्तेमाल होता है। इफ़ देन का मतलब इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन स्पैरो इज़ अ बर्ड, सो इट विल आल्सो हैव, देन इट विल आल्सो हैव विंग्स। दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि all green plants need sunlight for their photosynthesis for the production of glucose। तमाम पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। सो द प्लांट्स प्लेस्ड इन डार्कनेस, वो प्लांट्स जिनको तारीकी में रखा गया, दे विल नॉट प्रोड्यूस ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है। इसका मतलब डार्क में होगा प्लांट तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। हमने जनरल बात की कि ऑल प्लांट्स नीड sunlight for their photosynthesis, a specific plant placed in the darkness will not carry out the photosynthesis, so no glucose will be prepared। ये होगी डिडक्टिव रीजनिंग। अब हम इंडक्टिव रीजनिंग, लफ्ज़ इंड्यूस का मतलब होता है परसुएड करना, परसुएड करना, टू कॉज, टू इफेक्ट, या सिंपली मैं कहूँगा कायल करना, किसी को कायल करना, किसी को कन्विंस करना। ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है, इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, यानी हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, उस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कोई जनरलाइज्ड प्रिंसिपल अखज़ कर लेना कहलाता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि स्पैरो इज़ अ बर्ड, इट हैज़ विंग्स, so parrot, hawk, eagle, crow, all other birds are also birds, so they will also have wings। चूँकि स्पैरो एक परिंदा है, इसके पर होते हैं, बाकी तमाम परिंदों के पर होंगे। यानी हमने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की, स्पैरो को देखा, उसके विंग्स देखे, हमने एक जनरलाइज्ड प्रिंसिपल बना लिया, इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो साइंस में हाइपोथेसिस बनाते हुए इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों रीजनिंग इस्तेमाल होती है। हाइपोथेसिस बनाने के कुछ और भी तरीके हैं, यानी हाइपोथेसिस बनाते हुए हम और भी बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इंट्यूशन या इमेजिनेशन, इंट्यूशन या इमेजिनेशन का मतलब होता है तसव्वुर कर लेना, इल्हाम होना। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम दरपेश है, हम बैठे हुए हैं, सोच विचार कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक हमारे जहन में एक ग्लिम्स, एक आइडिया आता है, ओह दिस इज़ द प्रॉब्लम, इसको कहते हैं इंट्यूशन या इमेजिनेशन। दूसरा है तरीका एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक प्रेफरेंस, टू प्रेफर दैट थिंग
विच इज़ सीमिंग मोर ब्यूटीफुल। जो ब्यूटीफुल है उसको ले लेना एस्थेटिक प्रेफरेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं जी, फूल है, बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, अगर खूबसूरत दिख रहा है तो ये फ़ायदेमंद भी होगा या इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा, इसको कहते हैं एस्थेटिक प्रेफरेंस। हाइपोथेसिस बनाते हुए बाज़ औक़ात रिलीजियस या फिलोसफिकल आइडियाज़ का इस्तेमाल भी किया जाता है। क्या मतलब है इस बात का? रिलीजियस आइडियाज़ का मतलब है हम रिलीजन से हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को देख रहे हैं या हम एवोल्यूशन के हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं तो हम रिलीजन को देखेंगे, व्हाट रिलीजन सेज अबाउट इट। मुख्तलिफ मज़हब हैं दुनिया में, हम मज़हब को देखेंगे। फिर फिलासफिकल आइडिया, हम फिलासफर्स को देखेंगे कि फिलासफर्स जो थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं। जैसे इकबाल कहता है, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। यानी मैं देख रहा हूँ कि दुनिया बड़ी बदल जाएगी कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ज़्यादा बदल जाएगी। तो ये एक फ़िलासफ़िकल आइडिया है, तो फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ को भी देखा जाता है। चौथा जो तरीका है यहाँ पे बयान किया जाता है वो है कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस। कोई और प्रोसेस है उससे कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं कंपैरिजन एनालॉजी। फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ जैसे कोविड-19 आजकल है, हमें एक वायरल डिजीज़ का सामना है, तो हम देखेंगे जब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था तो उसके साथ कैसे टैकल किया था, मास्क लगाए थे, लोगों को क्वारंटाइन किया था। तो अब कोविड-19 भी चूंकि एक वायरल डिजीज़ है तो हम कंपेयर करेंगे, इसको भी यूं ही हम टैकल करेंगे और फिर फर्दर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की जाएगी। एक और तरीका हाइपोथेसिस को क्रिएट करने का वो है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल सर्चिंग फॉर सम अदर थिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइंस में बहुत सारी डिस्कवरीज इस लिहाज से हुई हैं। मिसाल के तौर पे जो पहली एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन, इंसुलिन इज एन हार्मोन। पेनिसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक बनी थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में बनाई थी। कहा जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया को किल करने के मेथड्स पे रिसर्च कर रहे थे अपनी लैब में। उनकी वाइफ उनके लिए ब्रेड रख के गई, वो ब्रेड खाना भूल गए। एक दो दिन के बाद देखा ब्रेड को पेनिसिलियम फंगस लग चुका है, तो उन्होंने उस पेनिसिलियम फंगस को बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किया और वो किल हो गए। उन्होंने वहाँ पे पेनिसिलियम से पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ही वाज डिस्कवरिंग सम अदर थिंग एंड फाउंड समथिंग एल्स, दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड। ये खुदा की तरफ से भी एक तरह से हेल्प होती है कि अल्लाह ताला इंसान को देखता है कि ये बहुत ज़्यादा काविश कर रहा है, इसके ज़हन में या इसको कुछ जो है ना रैंडमली चीज़ दे दो, तो ये भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे एक साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है। बहुत सारी हमारी इस बुक में साइंटिफिक थ्योरी के बारे में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे मैं एक ज़्यादा ईजी और ज़्यादा जो इलेबोरेटिव डेफिनेशन है वो आपको दूंगा। साइंटिफिक थ्योरी, पहले मैं आपको बता दूं साइंटिफिक थ्योरी हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब एक हाइपोथेसिस सामने आता है उसको फाल्सिफाई करने की कोशिश की जाती है। वो हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाए और फाल्सिफाई ना हो सके तो वो मज़ीद हाइपोथेसिस प्रपोज करता है, मज़ीद हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है अगेन एंड अगेन। अगर वो फाल्सिफाई ना हो सकें और रिजल्ट्स उनको सपोर्ट करें तो वो एक थ्योरी बन जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बेहतरीन डेफिनेशन दूंगा जो आपने एग्ज़ाम में, जो आपने अपने पेपर्स में भी लिखनी है। साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है? अ वेल elaborated explanation of many hypotheses which are repeatedly, these hypotheses are repeatedly confirmed by many observations and experimentation, by many observations and experimentations। ये पेट डेफिनेशन है साइंटिफिक थ्योरी की। ए वेल इलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनी हाइपोथेसिस, a well elaborated explanation of many hypotheses which are repeatedly confirmed by many observations and experimentations is called as scientific theory। scientific theory की एग्जांपल हम देंगे theory of natural selection। ये जो मशहूर ज़माना चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन
ये एक थ्योरी की एग्जांपल है। एक अच्छी जो थ्योरी होती है उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रोडक्टिव होती है, वो नए नए हाइपोथेसिस प्रोड्यूस करती है। जैसे हमारे पास थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है तो हम बता सकते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन ऐसे होता है, फलां एनिमल का, फलां प्लांट का, या एवोल्यूशन नेक्स्ट ऐसे होगा पास्ट में। तो ये प्रोडक्टिव होती है, ये नए हाइपोथेसिस को प्रोड्यूस करती है। जो एक अच्छी थ्योरी होती है वो प्रीडिक्टिव होती है, ये प्रीडिक्ट कर सकती है कि पहले एवोल्यूशन ऐसे हुआ है, अगर इतने ईयर्स गुजरेंगे तो ऐसा इंसान में ये चेंजेस आ सकती है या दूसरे एनिमल्स में ये चेंजेस आ सकती हैं। एक अच्छी थ्योरी जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, वो खुद को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है। ये थ्योरी की करेक्टरिस्टिक्स हो गया जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। हमारा लास्ट जो स्टेप है साइंटिफिक या बायोलॉजिकल मेथड में, वो है साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ क्या होता है? हमारी बुक में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे एक थ्योरी जब सामने आती है तो उसको बहुत सारे साइंटिस्ट चैलेंज के तौर पर लेते हैं और उसे डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर एक थ्योरी ऐसे स्केप्टिकल अप्रोच को सर्वाइव कर जाए तो वो एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। लेकिन इससे भी थोड़ी ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको लिखवाता हूँ। साइंटिफिक लॉ क्या होता है? ए जनरलाइज्ड रूल, अ जनरलाइज्ड रूल, ये एक जनरलाइज्ड रूल होता है अबाउट a body of observations, a body of observation। हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं किसी आइडिया के मुतालिक, उनके ऊपर एक जनरलाइज्ड रूल जो बना दिया जाता है उसको साइंटिफिक लॉ कहते हैं। कहा जाता है कि लॉ जो है ये इररिफ्यूटेबल होता है, यानी ये इररिफ्यूटेबल का मतलब ये अनडिनाएबल होता है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, आप इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरीके से हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग न्यूटन लॉज को भी रिफ्यूज़ करें, भी न्यूटन लॉज गलत साबित हो, भी लॉ गलत साबित नहीं होता, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये एक यूनिवर्सल या एक यूनिफॉर्म ट्रूथ होता है, और ये एक कांस्टेंट ट्रूथ होता है। वर्ल्ड ओवर जब इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इसको साइंटिफिक लॉ कहते हैं। कहा जाता है बायोलॉजी लॉज में बड़ी शॉर्ट है, बायोलॉजी के अंदर बड़े कम लॉज हैं। इसकी क्या रीज़न है? बायोलॉजी के अंदर लाइफ को स्टडी किया जाता है और लाइफ जो है इसकी नेचर बहुत एल्यूसिव है। नेचर एल्यूसिव है। नेचर एल्यूसिव होने का मतलब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड लाइफ। लाइफ के बारे में आपको ये एक पेट ओपिनियन नहीं दे सकते। ह्यूमन बीइंग के बारे में भाई बड़ी एक खुशबाश स्पीशी है, आप ये नहीं कह सकते कभी खुशबाश, अगले लम्हे उदास, फिर परेशान, फिर मरने पे आ जाता है। बहरहाल एल्यूसिव नेचर, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड नेचर होने की वजह से लाइफ के मुतालिक या बायोलॉजी के अंदर बहुत कम लॉज हैं। हम एग्जांपल्स देखेंगे। हमारे पास बायोलॉजी के अंदर 3 एग्जांपल्स हैं लॉज की। एक है हार्डी वेनबर्ग लॉ जो कि एवोल्यूशन के ऊपर है। हार्डी और वेनबर्ग 2 मैथमेटिशियन थे, इन्होंने लॉ दिया था हार्डी वेनबर्ग लॉ जिसको कहते हैं। फिर ग्रेगर जोहान मेंडल जो कि एक जेनेटिसिस्ट थे, उनके मशहूर ज़माना 2 लॉज हैं। पहला लॉ है उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मियासिस के ऊपर है। उनका दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, और ये भी मियासिस के ऊपर है, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं लॉज की। ये था हमारा आज का टॉपिक। हम देखेंगे समरी। बायोलॉजिकल मेथड में हमने देखा टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ए साइंटिफिक मेथड इज अडॉप्टेड विच इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट स्टेप्स इन द बायोलॉजिकल मेथड. फर्स्ट वन, the observations. Observations are made with the help of 5 senses to collect the data or facts about nature. Observations are made on the basis of qualitative observations and quantitative observations. Then hypothesis, the tentative explanation of observations is called as hypothesis, which is a statement which is testable, which can be tested with the help of experiments. Next we saw different methods to formulate a good hypothesis. Then we saw the scientific theory, then we saw the scientific law, we saw the examples of theory and scientific law. This was all about today's topic. Thank you very much.